आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ में युवा नेता हैं, आम आदमी पार्टी के युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कौशल ततारपुर। इनसे करते हैं बात। आम आदमी पार्टी की क्या है योजना 3 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनकी भी अपनी तैयारियां हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र में ये भी काफ़ी सक्रिय रूप से सक्रिय हैं और इनसे जानते हैं कि इनका क्या है मकसद, चुनाव लड़ने का क्या मकसद है और पार्टी की क्या कुछ रूपरेखा होगी। जी कौशल जी। जी नमस्कार सर। हम लोग इस बार अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटियों के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं। अभी रिसेंटली ही हम पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियाँ लॉन्च की हैं, जिनमें सबसे पहली गारंटी है अच्छी शिक्षा, दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं, तीसरा 24 घंटे 300 यूनिट बिजली फ्री, 1 महीने के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री, चौथा हर युवा को रोजगार और पाँचवा किसान और जवान का सम्मान। इन 5 गारंटियों के साथ हम लोग हरियाणा के लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये 5 की 5 गारंटियों पर हरियाणा की जनता भरोसा कर रही है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी वो गारंटी है जो खरी उतरती है, जो पूरा होती है। बाकी मोदी जी की गारंटियाँ की तरह नहीं है कि वो फेल हो जाएं। इसलिए इस बार हरियाणा के अंदर 2024 में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। कौशल जी, आपने बताया कि यहाँ पर जिस तरह से केजरीवाल जी ने पूरे देश को जो 5 गारंटियों का जो विश्वास दिलाया है, उसके आधार पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पृथला विधानसभा क्षेत्र पिछले 3 बार से यहाँ यानी कि 2008-9 में विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था। उसके बाद 3 बार यहाँ पर विधायक रहे हैं और तीनों ही विधायक मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक तो वर्तमान में जो सिटिंग विधायक हैं नैनपाल रावत, इससे पहले पूर्व विधायक रहे पहले बहुजन समाज पार्टी से टेक्चंद शर्मा और कांग्रेस पार्टी के रघुवीर सिंह तेवतिया। तो तीनों ही लोग यहाँ पर काफ़ी सक्रिय हैं और उनकी भी दावेदारी है कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनको किस तरह से आप देखते हैं आम आदमी पार्टी की टक्कर में? देखिए 2009 से ही देखते हैं। 2009 से 2014 के बीच में श्री रघुवीर सिंह तेवतिया जी विधायक रहे थे, जो आज उसके बाद उन्होंने 2014 का चुनाव भी लड़ा, 2019 का चुनाव भी लड़ा। दोनों चुनावों में उनको पराजय हासिल हुई। उनका जो चुनावी मुद्दा है वो सिर्फ जाति के आधारित राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को रोज़गार दिया। वो कुछ नंबर बताते हैं, पता नहीं 1000 का 1100 का, ऐसा कुछ नंबर वो बताते हैं कि इतने लोगों को उन्होंने रोज़गार दिए। मैं ये मानता हूँ कि उस समय क्षेत्र में 2 लाख से अधिक आबादी थी। अगर 2 लाख में से अगर 1000 लोगों को रोज़गार उन्होंने दे भी दिया तो कितने और लड़कों का हक मार कर दिया। क्योंकि सिफारिश पर नौकरी तब मिलती है जब दूसरे का हक छीना जाता है। एक आदमी का हक छीन के दूसरे आदमी को हक देना ही सिफारिश के आधार पर नौकरी होता है। दूसरी बात, उनका अच्छा योगदान तब माना जाता जब वो 2 लाख लोगों के लिए एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते, अच्छे स्कूल उपलब्ध कराते, अच्छी सड़कें उपलब्ध कराते, हर गांव में पशु चिकित्सालय उपलब्ध कराते, हर गांव के लिए मीठे पीने पानी की सुविधा उपलब्ध कराते और हर गांव के किसानों को सम्मान जो अपनी एमएसपी जो मिलती है, उनकी सरकार में थे, उस समय सरकार थी उनकी, एमएसपी दिलाते। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर जो एमएसपी तय होता था वो दिलाते। हुड्डा साहब ऐसे 10 साल निकाल गए लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी तय नहीं हुआ। आज वही हुड्डा साहब स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार का सिफारिश करते फिरते हैं। 10 साल सरकार में नहीं तब क्यों नहीं किए। उसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक श्री टेकचंद शर्मा जी विधायक रहे हैं, जिनका जन्म भड़ोकी गांव में हुआ, रहते सेक्टर 37 फरीदाबाद में हैं। सिर्फ राजनीति करने के लिए पृथला क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि उनका निजी जो क्षेत्र है वहाँ पर रिजर्व सीट है, इसलिए वहाँ पर राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए पृथला क्षेत्र में आते हैं, जो कि केवल जातिगत आधारित क्षेत्र की राजनीति करते हैं। उन्होंने बीएसपी के नाम पर बीएसपी के लोगों से वोट लिया, ब्राह्मणों से वोट लिया और बाद में दोनों ही लोगों को धुतकार कर पीछे छोड़ दिया और भाजपा की गोद में जा बैठे। पृथला क्षेत्र के अंदर जो स्कूलों के निर्माण का कार्य है, अस्पतालों के निर्माण का कार्य है, सड़कों के निर्माण का कार्य है, ऐसे विशेष कार्य उनके कार्यकाल में भी नहीं किए गए और किए गए हों तो वो बताएं। हाँ, एक उपलब्धि उनको ज़रूर मिली है इसकी, जो हमारे लिए आज या आने वाली पीढ़ियों के लिए आज एक अभिशाप साबित हो रही है, वो है टोल। पृथला विधानसभा क्षेत्र के गदपुरी गांव स्थित एनएचएआई पर जो टोल दिया गया है वो ज़रूर उनकी देन है। इसको मैं उनकी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, जिसके लिए हमारे आने वाले पीढ़ियाँ भी उसकी को आभारी हैं। क्योंकि टोल एक ऐसी व्यवस्था है जो एक अतिरिक्त भार के रूप में हम लोगों पर पड़ा है। हम लोगों को
वहाँ से निकलने के लिए अब 200 रुपये देने पड़ते हैं, 180 रुपये देने पड़ते हैं। और बाद में उन्हीं महोदय ने 2022 में जब टोल शुरू हुआ तो उस टोल पर जाकर बैठ गए कि हम टोल नहीं चलने देंगे, हम टोल नहीं चलने देंगे। हम ये पूछते हैं कि हम उस दिन भी टोल के खिलाफ थे जब ये बना था। हमने 2016 में भी जब उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था हम तब भी विरोध प्रदर्शन किया था। जब ये इसकी प्रक्रिया टोल वसूलना शुरू हुआ तब भी विरोध प्रदर्शन किया था, आज भी विरोध में है। लेकिन इस तरह के ढकोसले, इस तरह के ढोंग हमें करने नहीं आते। जब ये टोल वसूलना शुरू हुआ तब आप धरने पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे कि आप इसके खिलाफ हैं। आप उस दिन कहाँ थे जब ये टोल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था? टोल प्लाजा का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब आप कहाँ थे? तब आप सरकार के साथ काम कर रहे थे, आपने सरकार को समर्थन दिया हुआ था। अगर आप चाहते तो टोल नहीं बनता। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है माननीय टीकचंद शर्मा जी की, जो हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अभिशाप साबित होगी। 2019 से लेकर 2024 तक अभी जो सिटिंग विधायक हैं वो हैं माननीय नैनपाल रावत जी। इनका तो जनता जितना आभार व्यक्त कर सकती है, जितना आभार व्यक्त कर रही है, और भविष्य में जब चुनाव में ये वोट मांगने जाएंगे तो करेगी भी, क्योंकि इनकी तो बहुत विशेष उपलब्धियां इस तरह की रही हैं कि इनको तो जनता ही अपने आप जवाब दे देगी। आप भी गांव में जाते हैं सर, आप भी देखते होंगे, किसी गांव में हमारे माननीय विधायक जी का विकास कार्यों के बोर्ड उद्घाटन का बोर्ड नहीं लगा मिलेगा कि इन्होंने इस सड़क का निर्माण किया हो, उद्घाटन किया हो या ये किया हो। माननीय विधायक जी को चंडीगढ़ से फुर्सत नहीं है, क्षेत्र में आते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है क्षेत्र भी कहीं है। जो हालत पिछले 5 साल में इस क्षेत्र की, उस औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हुई है वो कभी ना हुई और ना पूरे हरियाणा में किसी और की है। कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी 2004-05 में, बहुत दिन पहले, 20 साल पहले। वो हालत आज पृथला क्षेत्र की है। पृथला क्षेत्र के स्कूलों में कमरों के ऊपर छत नहीं है। पृथला क्षेत्र के गांव, एक गांव पड़ता है पनेड़ा कला। पनेड़ा कला गांव में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को सड़क पर धरने पर बैठना पड़ा था कि हमारे स्कूल में अध्यापक की नियुक्ति कर दो। हीरापुर गांव में अध्यापक न होने के कारण ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। ये उपलब्धि है हमारे विधायकों की शिक्षा के लिए। युवाओं को रोजगार के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। पृथला इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इतनी बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, फिर भी हमारे लड़कों को नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, बड़ी दूर दूर काम करने के लिए जाना पड़ता है। भैया वहाँ भी तो वो इसी योग्यता के आधार पर काम कर रहे हैं, और इन्हीं को भी लड़कों, इन फैक्ट्रियों को तो योग्य लड़के चाहिए, तो क्यों नहीं इनको यहाँ रोजगार दिलाए जाते? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। ये औद्योगिक इकाइयों से एक कोई ना कोई बड़ा कहीं ना कहीं साठगांठ चल रही है। इसीलिए इन औद्योगिक इकाइयों के ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर ये प्रेशर नहीं बना पाते कि हमारे लड़कों को रोज़गार दो। अगर ये हमारे लड़कों को रोज़गार दें तो कितने लड़कों को अपने परिवार से दूर जाने से बच सकते हैं, जो दिन में 4-5 घंटे उनको भागना पड़ता है, यहाँ से नोएडा भागना पड़ता है, गुड़गांव भागना पड़ता है, दिल्ली भागना पड़ता है, वो समय उनका बच जाएगा। उस समय में वो अपने समाज के कार्य में लगाएंगे, अपने परिवार में लगाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ और अच्छे काम समाज के लिए वो लड़के कर दें, लेकिन उनको बेचारों को भागना पड़ता है रोज़गार की तलाश में। तो ये इनकी उपलब्धि, विशेष बड़ी उपलब्धि रही है। और अभी एक चीज़ मैं आपको गर्ग साहब बताना चाहता हूँ कि 2023 से पहले जब टोल प्लाजा शुरू हो गया था तो बघोला गांव जो हमारे NH हाईवे पर पड़ता है, इस पर नेशनल हाईवे पर जो फ्लाईओवर बनना है, इसको लेकर काफ़ी जदोजहद चल रही थी, लेकिन कोई भी बड़ा नेता, कोई भी विधायक या पूर्व विधायक इसको लेकर आवाज़ नहीं उठा रहा था। और वहाँ पर रोज़ एक्सीडेंट होते थे, रोज़ कोई ना कोई दुर्घटनाएं आपने भी कवर की होंगी। कोई ना कोई सड़क में, मतलब किसी बाइक सवार का एक्सीडेंट, किसी पैदल यात्री का एक्सीडेंट, कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना वहाँ पर होती थी और लोगों की मौत होती थी। हम छोटे लोग हैं, छोटी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई। हमने कहा कि यहाँ पर सड़क, इस पर फ्लाईओवर बनना चाहिए। और उस गाँव की स्थिति देखिए, वो गांव दोनों तरफ है फ्लाईओवर के, मतलब रोड के दोनों तरफ है, लेफ्ट भी है राइट भी है। एक तरफ स्कूल है, एक तरफ अस्पताल है, वो शमशान है। अगर उधर से बच्चों को स्कूल आना है तो सड़क पार करनी होगी, इतनी तेज़ी से चलता हुआ NH पार करना होगा। और उधर से कोई किसी की डेथ हो जाए, शमशान घाट जाना है तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बीच में कोई कट ही नहीं है, कट बंद कर दिया था बाद में NH ने।
तो उसके लिए भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये इन नेताओं के बस की लोगों की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, वो उठाने इनके बस की नहीं है, ना ये उठा सकते, ना इनके बस की, ना इनकी नीयत। तो इनके ये सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, क्षेत्र की राजनीति करते हैं, गोत्र की राजनीति करते हैं। केवल और केवल आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी 5 गारंटियों के साथ चुनावी क्षेत्र में जा रही है। लोग इन गारंटियों पर भरोसा कर रहे हैं, और मुझे जो रिस्पॉन्स मैं फीड में क्षेत्र में देख रहा हूँ, फीडबैक देख रहा हूँ, उससे मुझे पूरा आश्वासन है, पूरा भरोसा है कि इस बार 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, और लोगों को 1 महीने में 300 यूनिट बिजली 24 घंटे फ्री मिलने वाली है। हर बच्चे को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा फ्री मिलने वाली है। हर बीमार को अच्छा और बढ़िया मुफ्त इलाज मिलने वाला है। हर युवा को रोजगार मिलने वाला है, और हर जवान और किसान को सम्मान राशि उनकी जो होती है, और किसान को जो एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर जो एमएसपी तय होती है, वो मिलने वाली है 2024 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद। कौशल जी, आपकी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि 2023 में जब टोल प्लाजा शुरू हुआ था, तो उस समय कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था इसको हटाने के लिए, और तमाम कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ करके तमाम लोगों ने उसका विरोध किया था, और धरने प्रदर्शन रहे, काफ़ी दिन तक धरना भी रहा। तो उस दौरान कुछ लेन देन हुआ था, ऐसा आपकी पार्टी के कुछ लोग आरोप लगाते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, ये एक शंका जाहिर होती है। इस तरह की शंका जाहिर इसलिए होती है कि जब आप विधायक थे, जब आप उस समय के विधायक थे, तो आप ही के राज्य में ये आप ही के कार्यकाल में ये टोल लगा था, और आप सरकार को समर्थित विधायक थे, आपने समर्थन। आप किसी एक विशेष नेता की बात कर रहे हैं। यहाँ तो जो धरना प्रदर्शन किया और टोल को जो बंद करने का काम किया था, उसमें तो कई पार्टियों के लोग थे। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं हर उस नेता की बात कर रहा हूँ जो इसमें, जिसने उस समय आवाज़ नहीं उठाई जब ये टोल बन रहा था। जब ये टोल बन रहा था तब आप कहाँ गए थे? तब भी तो आवाज़ उठ सकती थी, तब भी तो इस निर्माण कार्य को रुकवाया जा सकता था। आप बिल्डिंग बना लो और बिल्डिंग बनाने के बाद कहो कि इसमें घुसने नहीं देंगे, तो ये क्या है? जब बिल्डिंग बन रही थी, जब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब आप कहाँ गए? तब तो किसी ने, आम आदमी पार्टी को छोड़ के किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने विरोध जाहिर नहीं किया। विरोध दर्ज करते उस समय बहुत से लोग यहाँ के सारे उस समय करंदलाल जी भी एमएलए थे, टेकचंद शर्मा भी एमएलए थे। करंदलाल जी तो हो सकता है विपक्ष में हो, कांग्रेस में थे, लेकिन टेकचंद शर्मा तो पक्ष में थे, सरकार के समर्थित थे। तब क्यों नहीं विधानसभा में आवाज उठाई? विधानसभा में बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोले? डर था किसी का? अगर उस समय डर था तो अब फिर आप ये क्यों किया? तो बोलना चाहिए था ना। तो ये शंका होती है इस तरह की, क्यों तो इस तरह के प्रदर्शन आपने अब किए तो फिर ख़त्म क्यों कर दी? जनता तो आपका समर्थन कर रही थी साहब, जनता जा रही थी वहाँ पर, बैठ रहे थे लोग जाकर वहाँ पर कि टोल नहीं चलना चाहिए, हम टोल के खिलाफ हैं। लेकिन आप अंदर जाते हो, साठ-गांठ करते हो, 5 गांव फ्री करते हो और चले जाते हो। 5 गांव भी फ्री कैसे हुए? उसमें भी हटा दिए गए कुछ गाँवों को। 34 गाँवों की बात थी पहले, 34 गाँव फ्री होने चाहिए थे, 34 की जगह आपने 5 पे कर दिए। यानी कि और जो 34 गाँव के जो लोग थे, जिनको और जो छूट मिलने वाली थी, वो भी खत्म कर दी। तो ये एक शंका जाहिर होती है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ साठ-गांठ रही होगी। सबूत मिलेंगे तो रखेंगे, अगर इस पर कोई हमें पुख्ता सबूत जानकारी मिलेगी तो बिल्कुल रखेंगे, हम डरने वाले थोड़ी ना किसी से। कितने अमाउंट का लेन देन होने की जो चर्चाएं हैं? ये कोई छोटा मोटा अमाउंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक दिन में टोल पर लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन होती है। तो छोटे मोटे 1 लाख 2 लाख में तो लाखों रुपए तो मानने नहीं है, ये बड़ा अमाउंट ही रहा होगा, करोड़ों में हो सकता है कि करोड़ों में अमाउंट रहा हो, छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। तो ये जो राशि का बंटवारा हुआ, किन किन लोगों के बीच में, कौन कौन से नेता हैं उसमें? जो मुख्य लोग रहे उन्हीं में हुआ, आम जनता को तो मिले ही नहीं होंगे। कौन कौन प्रमुख? जो सारे प्रमुख जो पूर्व विधायक थे, सारे जिन्होंने उसको अगुवाई की थी, सारे वही हैं। जिन्होंने अगुवाई किसने की थी, शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी ने, जिनके राज में बना था। उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा, मुझे तो उनकी एक बात और समझ नहीं आती, कभी तो भाजपा के समर्थित हो जाते हैं, कभी भाजपा के खिलाफ। चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको भ्रष्टाचारी घोषित किया, बड़ा करप्टेड बताया था, करप्शन पाल कहा था। और चुनाव के ही दौरान वो फिर उनसे वापस उनके गोद में जा बैठे। अब क्षेत्र में चर्चा चल रही है कि भाई वो भाजपा से टिकट लाने वाले हैं। तो अब कई बार क्षेत्र के लोग, मैं तो कन्फ्यूज नहीं हूँ,
मुझे तो पता है उनकी पॉलिसी क्या है। क्षेत्र के लोग कन्फ्यूज हैं यार, इस आदमी की पॉलिसी क्या है, इस आदमी की विचारधारा क्या है, ये चाहता क्या है। मुझे तो पता है कि उनकी सिर्फ एक विचारधारा है, सत्ता, कुर्सी, बस उनको कुर्सी चाहिए, उनको किसी ना विचारधारा से मतलब है ना किसी और। लेकिन क्षेत्र के बेचारे जो जनता है, भोली भाली जनता है, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज है और जातिवाद में का थोड़ा सा वो चल रहा है। लेकिन इस बार सवाल पूछे जाएंगे, कठिन सवाल जनता पूछेगी, और ना तो कोई जातिवाद के बहकावे में आने वाला है, ना धर्म के बहकावे में आने वाला है, ना क्षेत्रवाद के बहकावे में आने वाला है। इस बार का चुनाव मुद्दों को लेकर होगा। जनता के बीच में जो अपनी नीयत बताएगा कि हमारी नीयत ये है, जो अपने कामों की गारंटी देगा, जनता उसका साथ देगी। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपनी 5 गारंटियों के साथ, और ऐसा नहीं है कि ये गारंटी सिर्फ खोखी हैं, हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। और दिल्ली और पंजाब के साथ हरियाणा के लोगों की रिश्तेदारियां भी हैं, आने जाना भी है और यारी दोस्ती भी है। हम तो कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इन 5 गारंटियों को दिल्ली और पंजाब में पूरा किया हो तो हरियाणा के लोग वोट दे दें, अदरवाइज ना दें। मैं चैलेंज करता हूँ हुड्डा साहब को, 10 साल मुख्यमंत्री रहें, अपना घोषणा पत्र ले आएँ और उसको पढ़ लें कि मैंने ये 10 साल के कार्यकाल में ये घोषणा पत्र जारी किया था चुनाव से पहले और ये काम किए हैं, ये मैंने करके दिखाए। चैलेंज कर रहा हूँ, मैं भी उनका झंडा उठा लूँगा। लेकिन चैलेंज करता हूँ नायब सिंह सैनी जी को, भाजपा का घोषणा पत्र ले आए, उसको पढ़ के दिखाएं जनता के बीच में, मैंने पूरा कर दिया। नहीं तो हम आने वाले हैं चुनाव में, हम करते हैं कि हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर अपनी ये घोषणा पत्र किया था और ये पूरा कर दिया। अगर पूरा नहीं किया हो तो मैं बिल्कुल वोट मत देना। कौशल जी, लोकसभा चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में, तो लोकसभा चुनाव में आपका जो गठबंधन था, इंडी गठबंधन में शामिल थे आप लोग और कांग्रेस का आपने सहयोग दिया, तो इस बार हरियाणा में क्या स्थिति रहेगी? किसी के साथ गठबंधन रहेगा, किसी पार्टी के साथ, या इंडिपेंडेंटली अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इस बार हम देखो, हरियाणा की जनता चाहती है कि क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर स्कूल अच्छे बने, प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पताल अच्छे बने, प्रदेश के हर घर में 300 ये बात हम करें, गठबंधन किसी की पार्टी के साथ में रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये काम केवल और केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। तो हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, जनता के सपनों को पूरा करने के लिए अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे। हम इतने सक्षम हैं, हमें अपने कार्य प्रणाली पर भरोसा है, अपने नेतृत्व पर भरोसा है, और हमें अपने हरियाणा की जनता पर भरोसा है कि वो इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और ऐसी पार्टी को वोट करेगी जो अपनी बात की गारंटी पर खरी उतरती हो, जो अपने जो कहती है वो करती हो। इसलिए हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और घर घर जाकर हमारा कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियों को लेकर जा रहा है और जनता उस पर भरोसा कर रही है। कौशल जी, इंडी गठबंधन से दूर हटने का आपका क्या कुछ कारण रहा है कि इंडी गठबंधन का हरियाणा में कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का कैसा वो रहा है जो कोलैबोरेशन है, और किस कारण से आपने अलग होने का फैसला लिया? क्या किसी ने कहीं किसी जगह पर कांग्रेस ने आपको धोखा दिया है आम आदमी पार्टी को? देखिए, हम लोकसभा क्षेत्र चुनाव में हम लोग कुरुक्षेत्र में एक ही सीट पर हम लड़े थे। वहाँ पर 9 विधानसभा हैं, 9 में से जहाँ पर कांग्रेस के बड़े लीडर नहीं हैं वहाँ पर हम लोग जीते हैं, और जहाँ पर कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जैसे कि थानेसर में अशोक अरोड़ा साहब हैं, पूर्व मंत्री रहे, और कैथल में रणदीप सुरजेवाला साहब हैं, पूर्व मंत्री रहे, काफ़ी बड़े ओहदे के नेता हैं। उनकी विधानसभा क्षेत्रों में हम 18,000 और 17,000 मतों से हारे हैं, बाकी हम काफ़ी लीड में रहे हैं, और टोटल चुनाव हम 29,000 के मत से हारे हैं। तो ये एक शक पैदा करता है कि जहाँ पर कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं था वहाँ पर हमने अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपनी पार्टी के दम पर चुनाव लड़ा और हम जीते, और जहाँ पर हम कांग्रेस के बड़े नेताओं के भरोसे रहे वहाँ पर हम चुनाव हारे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारी भ्रूण हत्या इन लोगों ने हमारी कर दी। तो ये हमेशा शक हमें ऐसा पैदा होता है। और फिर वो चुनाव तो एक अलग चुनाव था, देश का चुनाव था। तो इस हरियाणा में हम लोग बड़ी मजबूती के साथ और अकेले ही लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। कौशल जी, अभी आपने जैसे कुरुक्षेत्र सीट का जिक्र किया है, कुरुक्षेत्र सीट में फ़िलहाल 5 सीटें भाजपा को मिली हैं, 5 ही सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो कांग्रेस का आपके साथ गठबंधन था
डॉक्टर सुशील गुप्ता जी वहाँ से आपके जो गठबंधन के प्रत्याशी थे, इस तरह से 5 कांग्रेस की होती और छठे प्रत्याशी आपके सुशील गुप्ता होते, तो इस तरह से भाजपा और कमज़ोर होती, उनकी एक सीट जो बढ़ी है वो कम होती, तो कांग्रेस क्यों क्यों धोखा देती आपको? देखिए, भाजपा तो इस चुनाव में स्वतः ही कम हुई है। भाजपा का वोट परसेंटेज काफ़ी गिरा है। भाजपा तो इस चुनाव में कहीं है ही नहीं। कांग्रेस को ये डर था कि अगर ये आम आदमी पार्टी इस चुनाव में जीत जाती है तो ये आगे चलकर उनके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। कांग्रेस को इस बात का एक डर था। हुड्डा साहब बड़े चतुर और चालाक, समझदार भी कह सकता हूँ, बड़े मतलब सूझबूझ के साथ चलने वाले नेता हैं। उनको ये डर था कि आम आदमी पार्टी अगर एक सीट भी जीत गई तो आम आदमी का कार्यकर्ता जो है वो इतना मेहनती, संघर्षशील और लगनशील है कि वो जी और जान लगाकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चूक में रह गए कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हार नहीं मानता। चुनाव हारने के बाद भी हम हार नहीं मान रहे हैं और बड़ी उससे ज़्यादा उत्साह और जोश के साथ हम लोग चुनाव मैदान में और पूरे हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे। कौशल जी, हालांकि आपने बताया कि पार्टी ने अगर मौका दिया तो पृथला विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो एक बार फिर हमसे आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कितनी तैयारियां हैं चुनाव लड़ने की? देखिए गर्ग साहब, मैं बड़े साधारण से परिवार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड क्लर्क हैं। बाबा मेरे दादाजी मेरे किसान थे। हम 2 भाई हैं। मेरा छोटा भाई नौकरी करता है, मैं भी छोटे मोटे काम करता हूँ। राजनीतिक परिवार से हम लोग नहीं हैं या हमारी कोई राजनीतिक परिवेश वो बैकग्राउंड मेरा नहीं है। एक मिशन है हमारा, जिस मिशन से हम जुड़े हुए हैं वो है अरविंद केजरीवाल जी का मिशन कि हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। और हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाने के लिए हमें हर बच्चे को शिक्षित करना ज़रूरी है, हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, हर युवा को रोज़गार देना ज़रूरी है, हर किसान को एमएसपी, उनकी फसल का एमएसपी देना ज़रूरी है, हर जवान को सम्मान देना ज़रूरी है, हर महिला को सम्मान देना ज़रूरी है। ये तभी हम लोग दुनिया के नंबर 1 देश बन पाएंगे। तो मैं उस मिशन का एक हिस्सा हूँ। बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं उस मिशन का हिस्सा हूँ। और उसके लिए हमें अपने प्रदेश को भी नंबर 1 बनाना पड़ेगा, अपने क्षेत्र को भी नंबर 1 बनाना पड़ेगा। अगर पार्टी मौका देती है तो मैं बिल्कुल हर तरीके से तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए भी। और हमारे पास मुद्दे भी हैं। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, गाँव में रहता। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ मैं आप गर्ग साहब, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे पूर्व 3 विधायक हों या और लोग तैयारी कर रहे हों, एक भी आदमी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं रहता। पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जी सेक्टर 2 पलोल रहते हैं। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी सेक्टर 37 रहते हैं फरीदाबाद में। वर्तमान विधायक नैनपाल रावत जी सेक्टर 15 रहते हैं। और जो लड़के तैयारी कर रहे हैं सारे सेक्टरों में रहते हैं। अकेला कौशल ततारपुर ऐसा है जो ततारपुर गांव में रहता है, जो सड़क की समस्या वही समस्या बर्दाश्त करता है, सहन करता है जो एक गाँववासी करता है। वो जो बिजली की समस्या जो और पूरे क्षेत्र की है वही कौशल की है। पानी की समस्या जो और लोगों की है, क्षेत्रवासियों की, वही कौशल की है। स्कूल की समस्या जो और लोगों की है वही कौशल के बच्चों के लिए है। स्वास्थ्य की सुविधा जो और बच्चों के लिए और लोगों के लिए है वही कौशल के लिए है। कौशल क्षेत्र के बीच में रहता है, गांव में रहता है। ये सारे गांव शहर से आते हैं, सेक्टर से आते हैं, गांव में राजनीति करते हैं, चले जाते हैं। इनको पता ही नहीं है बिजली कट कैसे होते हैं। इनको पता ही नहीं है कि बिजली, पानी खराब होने पे घर की हालत कैसे होती है। 2 दिन पानी ना आए तो कैसे जीवन जिया जाता है। इनको पता ही नहीं है कि सड़कें खराब कैसे चला जाता है। इनको पता ही नहीं है कि घर से अस्पताल दूर होने का जो हमारी जो असुविधा है वो कैसी होती है। केवल और केवल एक आदमी, जितने भी प्रत्याशी बने घूमते हैं या प्रत्याशी बनने के लिए जा रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ कौशल एक ऐसा है जो गांव के अंदर रहता है। बाकी सब सेक्टरों से आते हैं, गांव में राजनीति करते हैं, क्षेत्र में राजनीति करते हैं, चले जाते हैं। केवल मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे पता है क्षेत्र की समस्याएं कैसी होती हैं। मुझे पता है नाली का पानी जब जाम हो जाता है तो कैसे वहाँ रह जाता है, कितनी बदबू आती है। पोखर में पानी सड़ा होता है तो कितनी बदबू आती है। मैं रहता हूँ सर गाँव में, और मैं ये वादा भी कर रहा हूँ कि मैं गाँव छोड़ के कभी जाऊँगा भी नहीं। मेरे पास पैसे ही नहीं है कि बाहर कहीं ले लूँ। मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, क्लर्क का बेटा हूँ मैं, तो हमेशा गांव में रहता हूँ। अब आज भी गांव में रहता हूँ, गांव में ही रहूँगा। तो जितनी भी समस्याएं क्षेत्र के ग्रामीण लोगों की हैं उतनी ही समस्याएं मेरी हैं, इन लोगों की तरह नहीं है। तो इनके बस की ना तो इनके बस की क्षेत्र की आवाज़ उठानी है, ना इनके बस की मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। केवल और केवल आम आदमी पार्टी और इसके कार्यकर्ता ही मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हैं और मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो
ये थे हमारे साथ में कौशल ततारपुर, आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने अगर इनको टिकट दिए, इन पर विश्वास जताया। तो कौशल ततारपुर ने अपने जो मुद्दे हैं, जो क्षेत्र की जनता के लिए जो उनके मुद्दे हैं, वो अपने सामने रखे हैं और पार्टी की जो नीति है उसको यहाँ स्पष्ट तौर पर बताया। और इनका ये भी कहना है कि तमाम और जो दावेदार हैं या पूर्व विधायक रहे हैं, सारे के सारे लोग फरीदाबाद में या पलवल के सेक्टरों में रहते हैं। एकमात्र एक अकेले कौशल ततारपुर हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं और जो दावेदारी कर रहे हैं कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और यहाँ की जनता ने उन्हें जिताया तो पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव ततारपुर में ही रहेंगे, गांव को छोड़ करके नहीं जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।